2005 वाला टाइम वो था जब म्यूचुअल फंड भी समझाना थोड़ा सा एफर्ट लगते थे। जो ओल्ड एज जो इन्वेस्टर्स हैं, जो 50-60s वाले, उनके जो चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और मेरे जो चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं में डिफरेंस चेंज्ड। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज और इट्स ऑल अबाउट योर रिस्क एपेटाइट। जो आज हम बात करें यहाँ से 5 साल वगैरह अगर आप देखेंगे, पोर्टफोलियोज चेंज हो गए, प्रोडक्ट स्टाइल चेंज होगा। आज की डेट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है किसी कंपनी को लेके या किसी प्रोडक्ट को लेके, वो उतना ही जल्दी, जितना जल्दी एक फंड मैनेजर के पास पहुँचता है, उसी स्पीड से एक रिटेल इन्वेस्टर के पास ही पहुंच। आपके पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं। बड़ी तेजी से इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है पैसिव फंड्स की। ये क्लैरिफिकेशन अच्छे से आप समझाइए हमारे व्यूअर्स को। 2020 में पैसिव इंडस्ट्री का AUM कुछ 2 लाख करोड़ के ऊपर था, 2.85 लाख करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ग्लोबल मार्केट से मैं देखता हूँ सर, तो हम अभी कहाँ मेजर ऐसे एस्पेक्ट्स बचे हैं जिसमें हमारी ग्रोथ की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है अगर हम पैसिव की बात करें। व्हाट आर स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स, मतलब स्मार्ट बीटा, उसमें क्या स्मार्टनेस होती है सर? नमस्कार दोस्तों, इनसाइड एक्सचेंज के एक नए एपिसोड में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैनेज्ड फंड्स की इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एंड पैशनेट लीडर मिस्टर उमेश दयाला, हु इज हेडिंग सेल्स फॉर पैसिव फंड्स इन मेरा एसेट, इज विद अस। उमेश जी, आपका इस एपिसोड में बहुत स्वागत है। थैंक यू शिवेंद्र फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट वाज आवर प्लेजर टू हैव यू सर। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे। पैसिव फंड अगर हम बात करें तो एकदम नया टर्मोलॉजी एकदम नई है, कॉन्सेप्ट एकदम नया है। स्लोली एंड स्टडीली ये अपने इंडस्ट्री में पेस पकड़ रहा है, लोग इसको समझ रहे हैं। एंड विथ योर एक्सपीरियंस हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो उमेश सर, आपने कैसे अपने कैरियर की शुरुआत की? एज फार एज आई नो, सिंस द इंसेप्शन आप जो है फाइनेंस बैकग्राउंड से ही रहे हैं जी। कुछ आप इंसाइट डालिए सर, कैसे आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, अपने प्रोफेशनल लाइफ की? करेक्ट। So, 2000, so I started my career as a banker. So I worked in bank for some time and then moved to AMC business because I realized that AMC business is something where you work on from a management side, from a manufacturer side. So manufacturer side always helps you creating new products. So I always had passion in selling something unique, understanding new things, and also that I moved to AMC business and then I started understanding mutual fund क्या होता है, कैसे काम करता है। और 2005 वाला टाइम वो था जब म्यूचुअल फंड भी समझाना थोड़ा सा थोड़ा सा एफर्ट लगते थे। तो वहां से शुरू किया एंड देन आई वर्क विद वन ऑफ द लीडिंग AMC एंड देन फ्रॉम वहां से 2008 में मैंने मेरे एसेट ज्वाइन किया। अगेन एक और चैलेंज बिकॉज नया ऑर्गेनाइजेशन था एंड मेरे एसेट हैज बीन प्रीटी aggressive globally। जब ये इन इंडिया आए तब भी they have good strong foothold globally and they are very diverse। they have business into AMCs, into real estate, into what would you call it, hotel industry। so they have diverse business। so and that's they were entering into India, so that itself I was having a feeling that कुछ नया, कुछ unique things they will enter, they will start। The organization is aggressive और कुछ new और फिर कुछ काफी जो मैनेजमेंट टीम था, काफी अच्छे लीडर्स ने ज्वाइन किया that time। so that's how I moved to this organization। बहुत लंबी जर्नी रही है सर मेरे के साथ। इंडस्ट्री ने बहुत सारे करवटें लिए, बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ इनोवेटिव चीजें इंडस्ट्री में होती गई। फिजिकल मोड से चीजें डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत हद तक चली गई। प्रोडक्ट नोट पे बहुत कुछ नया नया होता जा रहा है, इधर बीच होता भी आया है। सो आपका उन सारे डायरेक्शंस में एज अ लीड रोल, एज द मैनेजरियल रोल, कैसे इनपुट्स रहे हैं सर? सी इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है 2005 से, जब से मैंने ज्वाइन किया तब से इवॉल्व हुई है और आज भी इवॉल्व हो रही है। ऐसा नहीं है कि, और ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, इट कैन नॉट चेंज ओवरनाइट एंड इट विल टेक टाइम, क्योंकि इन्वेस्टर का बिहेवियर बदल रहा है। राइट। जो प्रोडक्ट्स मेरे पेरेंट्स या जो ओल्ड एज जो इन्वेस्टर्स हैं, जो 50-60s वाले हैं, उनके जो चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और मेरे जो चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं में डिफरेंस चेंज्ड। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, बिकॉज और इट्स ऑल अबाउट योर रिस्क एपेटाइट, योर एक्सपोजर। सो द एक्सपोजर इज ग्रोइंग, exposure is growing, absolutely, and then you want to go for a new product। And we as a manufacturer, we always
aspire to launch something which investors are understanding and which feel कि ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये मिसिंग है, तो उस पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो को ऐड करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं. दैट इज वेयर यू लुक एट That is the innovation at which मेरे is focused एंड upon. अक्रॉस मेरे के साथ भी और बाहर भी, अगर आप देखोगे अदर देन मेरे ऑल्सो इंडस्ट्री एस्पायर टू लॉन्च प्रोडक्ट्स विच इन्वेस्टर्स आर लाइकिंग. एंड आप देखेंगे यहाँ से 5 साल जो आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ से 5 साल अगर आप देखेंगे हाँ जी, पोर्टफोलियोज चेंज होंगे, बिल्कुल. प्रोडक्ट स्टाइल चेंज होगा, प्रोडक्ट में मे बी मोर एग्रेसिव प्रोडक्ट्स विल कम डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स प्रोफाइलिंग एंड ऑल. ग्लोबल एक्सपोजर हमने देखा पिछले 3-4 साल में काफी इन्वेस्टर्स जो है ग्लोबली एक्सपोजर के लिए Ready हो रहे हैं, they are बिकॉज दे आर एक्सपोज, दे अंडरस्टूड कि ग्लोबली की यूएस की टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं, क्या परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्टेड है परफॉर्मेंस from एक्सपेक्टेड those है, companies? बिजनेस मॉडल्स क्या है, तो वो पहले अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन का जो फ्लो था वो बहुत लिमिटेड था. कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स थे जो जिनके पास इंफॉर्मेशन आता था. आज की डेट में अगर कोई इंफॉर्मेशन है किसी कंपनी को लेके या किसी प्रोडक्ट को लेके, वो उतना ही जल्दी, जितना जल्दी एक फंड मैनेजर के पास पहुंचता है, उसी स्पीड से एक रिटेल इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर के पास ही पहुंचता है, Agree थैंक्स to this टू point. सोशल मीडिया. सो आपके पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं. पहले किसी एक न्यूज पे अवेयर पार्टिसिपेंट्स वुड बी द करेक्ट वर्ड. अवेयर पार्टिसिपेंट, बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट आप और ये पर्टिकुलर कंपनी और प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल है कि So, जैसे आपने बात की कि न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू एज इन्वेस्टर्स की नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज पर देयर रिस्क एपेटाइट. सो इसी पार्ट में सर ये बड़ी तेजी से इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है पैसिव फंड्स की. राइट. काफी लोग उसको समझ भी रहे हैं, काफी लोग उसको जानने समझने की कोशिश भी कर रहे हैं. एक तो ये मिथ भी है कई लोग के बीच में कि पैसिव डज इंक्लूड ओनली ईटीएफ्स. तो एक तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लैरिफिकेशन अच्छे से आप समझाइए हमारे व्यूअर्स को जी. कि पैसिव डू इंक्लूड ईटीएफ्स अलोंग विथ इंडेक्स फंड्स. करेक्ट. और एक्टिव और पैसिव में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जी. ये जानना हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल हेल्प देम टेक डिसीजंस कि वो कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें. देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं पैसिव, एक्टिव पैसिव. दो Yes, चीजें हैं. yes. सबसे पहला तो जब एक्टिव इज समथिंग वेयर आपका फंड मैनेजर इन्वॉल्व होता है, फंड मैनेजर का जॉब होता है अंडरलाइंग इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना. उसके लिए आप फंड मैनेजर को थोड़ा एक्स्ट्रा फीस पे करते हैं, जो कि आप एक्सपेंस रेशियो जिसको बोलते हैं. पैसिव होता है एक प्रोडक्ट जो कि अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है. उसका ऑब्जेक्टिव, जैसे कि म्यूचुअल फंड का, एक्टिव फंड का ऑब्जेक्टिव होता है बेंचमार्क को बीट करना, पैसिव फंड का ऑब्जेक्टिव होता है बेंचमार्क को रेप्लिकेट करना या उसको मिरर करना. तो आप वो जैसे जैसे आपका अंडरलाइंग इंडेक्स मूव करेगा वैसे वैसे पैसिव फंड, Passive उसके ऊपर perform जो भी बेस करेगा. फंड है वो वैसे मूव करेगा. जो डिफरेंस होता है दोनों के रिटर्न्स में थोड़ा बहुत, उसको हम लोग ट्रैकिंग एरर बोलते हैं. Okay. बेसिकली वो जो इंडेक्स के रिटर्न और पैसिव फंड के रिटर्न के बीच का जो गैप तो डिफरेंस है उसे ट्रैकिंग एरर कहा जाता है. कई बार सर लोग ये टर्म पढ़ते हैं ऑनलाइन या सुनते हैं, जी. तो ये बहुत अच्छा ट्रैकिंग एरर बहुत सही चीज है समझने के लिए, क्योंकि ट्रैकिंग एरर आपको ये दर्शाता है कि जो जिस पैसिव फंड में मैंने लगाया है उसको वो पैसिव फंड कितने हद तक अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट कर पा रहा है, कितना क्लोज है उसके कितना performance क्लोज है उसका परफॉर्मेंस, और अंडरलाइंग इंडेक्स का परफॉर्मेंस कितना सिमिलर है इनलाइन. और वो तभी होता है जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना वो इंडेक्स जो है वो पैसिव फंड इंडेक्स के पास में परफॉर्मिंग परफॉर्म माना कर रहा है. जाएगा. दैट इज वन. सेकेंड जो मिथ आपने बोला कि ये है कि मिथ 3-4 प्रकार के. पहला मिथ है कि कहीं ऐसा है क्या, ये है कि एक्टिव अब छोड़ देना चाहिए, हमें पैसे में होना चाहिए, वेरी वैलिड पॉइंट. विच इज रॉन्ग. हाँ, फंडामेंटली रॉन्ग है, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है, मैं एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप यूएस मार्केट को देखें, यूएस मार्केट में एज ऑन मार्च एंड 51% AUM ऑफ यूएस मार्केट बिलोंग्स टू पैसिव्स, 49% इज एक्टिव. ओके. पर इसके पहले ये रिवर्स था. 2018 के अंदर 19 के अंदर सेम चीज एक्टिव वाज ऑन द हायर साइड एंड पैसिव पैसिव वाज ऑन लोअर साइड. अभी फिर से पैसिव बढ़ा है, आने वाले टाइम में फिर से एक्टिव विल कम बैक. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज वो वक्त आ गया है जब इन्वेस्टर को ना प्रोडक्ट रिटर्न की बजाय पोर्टफोलियो रिटर्न पे फोकस करना चाहिए. जब आप पोर्टफोलियो रिटर्न पे फोकस करते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो एक्टिव है कि पैसिव है, मेरे को पोर्टफोलियो का एक एक्स रिटर्न चाहिए, मेरा एक एक्स गोल है पोर्टफोलियो से, वो गोल अचीव करने में मेरे को एक्टिव मदद करेगा या पैसिव करेगा, वो इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है. उस हिसाब से अपना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए. तो इट इज नॉट एक्टिव प्लस एक्टिव वर्सेस पैसिव, इट इज एक्टिव प्लस पैसिव. आपके पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव दोनों होने चाहिए. रही बात अंडर परफॉर्मेंस की, कभी कभी आप जब भी आप प्रोडक्ट चूज करते हो पैसिव को सिर्फ अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं करते हो. पैसिव बहुत सारी चीजें आपको ऐसी करता है जो आपको एक्टिव नहीं कर सकता, जैसे इनोवेशन. बिकॉज एक्टिव में रेगुलेशंस हैं,
वन प्रोडक्ट, एक कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट कर सकते हो, उसमें आपको इतना परसेंट इंडेक्स मतलब अंडरलाइंग इंडेक्स करना है सेक्टर में, बाकी आप बाहर जा सकते हो। बिकॉज ऑफ दोज रेगुलेशंस, लिमिटेशंस, आपका जो पोर्टफोलियो है वो वहां पे डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। पैसिव में बिकॉज एन इंडेक्स, और इंडेक्स को आप रेप्लिकेट करते हो, तो यू कैन लॉन्च सम इनोवेटिव आइडियाज आल्सो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ETFs और इंडेक्स फंड। जब पैसिव में सिर्फ ETF नहीं होता, पैसिव इंक्लूड्स इंडेक्स फंड आल्सो, पैसिव इंक्लूड्स फंड ऑफ फंड आल्सो, पैसिव इंक्लूड्स ETF आल्सो। जो फंड ऑफ फंड होता है वो ETF में ही इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली फंड ऑफ फंड इज एन इन्वेस्टर टू ETF। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो डीमैट यूज नहीं करना चाहते, वो नॉर्मल ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड रूट से ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पैसिव में फंड ऑफ फंड इज द बेस्ट ऑप्शन, और इंडेक्स फंड इज आल्सो एन ऑप्शन व्हिच वी कैन यूज, बट आई वुड सजेस्ट फंड ऑफ फंड कैन बी स्ट्रेटेजिक अप्रोच ना। अगर मिक्सचर ऑफ ETFs रहते हैं उसमें। ट्रू। अगर मैं ग्लोबली देखूं तो ग्लोबली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ETFs को या पैसिव फंड्स को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कुछ लोग यूज करते हैं ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, कुछ लोग यूज करते हैं फॉर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, फॉर पोर्टफोलियो कंप्लीशन। सो देयर आर मल्टीपल यूजेस। अगर आपको पोर्टफोलियो में किसी पर्टिकुलर थीम की कमी दिख रही है और वो आपको एक्टिव साइड से नहीं मिल रही है, तो पैसिव को लेने में कोई हार्म नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है जो पैसिव में होती है, जो आपको सिखाता है पैसिव, अगर आपने देखा होगा शुरू से जब से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हर मार्केट एक्सपर्ट एक ही बात बोलता है कि आपको मार्केट में बने रहना चाहिए, आपको 5 साल का टाइम पीरियड करना चाहिए, 7 साल का टाइम पीरियड करना चाहिए। पैसिव इज अ परफेक्ट आइडियल प्रोडक्ट फॉर हैविंग एक्सपोजर इन द मार्केट, क्योंकि वो आपको सिर्फ इंडेक्स, उस पूरे मार्केट का एक्सपोजर देता है इन अ सिमिलर वे जैसे उस इंडेक्स में आपके स्टॉक्स का एक्सपोजर होता है। तो मार्केट में बने रहना के लिए पैसिव इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एक होता है आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हो मार्केट को बीट करने के लिए, हाँ, क्योंकि आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन मार्केट के साथ चलते, यहाँ आपको मार्केट का रिटर्न चाहिए, क्योंकि वो फंड मैनेजर है, कई बार अच्छी कॉल होती है, कई बार गलत कॉल होती है, कई बार कोई डिसीजंस हो जाते हैं, वो होता है। तो वहां यहाँ पे एटलीस्ट वो चीज नहीं, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। यू आर फॉलोइंग द सेटअप, यू आर फॉलोइंग द सिस्टम, और मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, यू वुड बी मूविंग इन द वेरी सेम स्ट्रीम डायरेक्शन। यस यस। So how have been the growth of passive इस इंडस्ट्री में? अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कहूँ तो पैसिव कैसे ग्रो कर रहा है इंडियन मार्केट में, और अगर मैं इसकी तुलना करता हूँ सर ग्लोबल मार्केट से, जो डेवलप मार्केट है, जहाँ पे पैसिव बहुत, आपने बताया US में 51% है, जैसे बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ की ग्रोथ कैसी है और इन्वेस्टर एक्सेप्टेंस कैसी है? देखिए, इन्वेस्टर एक्सेप्टेंस से पहले ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो 2014 के बजट में गवर्नमेंट ने 2 बड़े अनाउंसमेंट किए थे। पहला अनाउंसमेंट था कि जो EPFO है, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, वो EPFO इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर ले सकता है थ्रू ETF रूट। That was a very big announcement. The second announcement was that a government will also look for their disinvestment plan through ETFs. उसकी वजह से आप भारत बॉन्ड, CPSE जैसे प्रोडक्ट्स आपको देखिए, और जो EPFO का इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से ETF और पैसिव्स में ग्रोथ काफी रैपिडली होने लगी। 2020 में पैसिव इंडस्ट्री का AUM कुछ 2 लाख करोड़ के ऊपर था, 2.85 लाख करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो 2025 में बात करूं तो अराउंड 11.97 लाख करोड़ है, विच इज 300%। हाँ, मल्टीफुल ग्रोथ है। और वहां पे अगर मैं 11 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ के आसपास की अगर बात करूं, उसमें से अराउंड 6-6.5 लाख करोड़ जो है वो EPFO है, बट स्टिल 6.5 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़, विच इज 50% ऑफ द AUM बिलोंग्स टू नॉन EPFO, विच इज इन्वेस्टर लाइक यू, मी, फैमिली ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स ऑल पुट टुगेदर। तो डिमांड बढ़ा है। यहाँ पे आ जाते हैं, सेकंड आ जाते हैं, ये डिमांड क्यों बढ़ा है? देखिए, इसके 4-5 कारण हो सकते हैं, जिसमें जो मैं अगर समराइज करना चाहूँ। पहला कारण हो सकता है जो होगा भी इस कॉस्ट, क्योंकि आपके पैसिव फंड्स आर चीपर देन एक्टिवली मैनेज्ड फंड। एक होता है कारण। तो दूसरा कारण होता है अंडर परफॉर्मेंस। काफी एक्टिव फंड्स में, काफी पॉकेट्स में लेटली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। इधर भी देखा गया काफी एक्टिव फंड्स अक्रॉस द इंडस्ट्री वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी चीजें अक्सर जो है डेवलप्ड नेशंस में भी देखी जाती है कि क्योंकि उसमें
इंडेक्स की कंपनीज की परफॉर्मेंस और उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है, जो बुक्स की परफॉर्मेंस होती है, मतलब रिजल्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनका फंक्शनैलिटी अलग होती है, मतलब वहाँ एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट हो जाता है किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस पे। बट द मार्केट कैप ग्रोज, तो ऐसे मेरे को पर्सनली लगता है मार्केट कैप ग्रो करते हैं तो उसके बाद अल्फा जनरेट कर पाना इंडेक्स के ऊपर वो थोड़ा सा टफ हो जाता है इफ इट इज अ बंच ऑफ स्टॉक्स। काफी कारण है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जैसे मैंने शुरू में बताया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जितने पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे उतना आपको मार्केट को बीट कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस न्यूज पे एक्ट करने वाले नंबर ऑफ लोग बहुत ज्यादा है। हाँ। तो आपका जो भी आपको एडिशनल अल्फा आप ढूंढ रहे होते हैं वो बढ़ गया तो उतना नहीं आता है। तो वो किसी भी डेवलप कंट्री में आप जाएंगे तो आपको ये सिनेरियो मिलता ही मिलता है। कभी एक्टिव अच्छा करेगा, कभी पैसिव अच्छा करेगा। तो दूसरा कारण हो गया आपका अंडर परफॉर्मेंस। तीसरा कारण हो गया आपका इनोवेशन, बिकॉज इनोवेशन जो मैंने बोला कि काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको पैसिव में मिल जाएंगे, एक्टिव में मिलना, जैसे स्मार्ट बेटा एक बहुत अच्छी थीम है, इस पे भी मैं आऊंगा सर, इट इज अ वेरी गुड थीम वो टू डिस्कस। काफी अभी ट्रैक्शन में है। वो आपको पैसिव ही देगा, एक्टिव नहीं दे सकता। दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक नाउ। पांचवा और जो मेन कारण एक और हो सकता है इज ईज, स्पेशली जब आप ETF में ट्रेड करते हो, इट इज जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपके पास कंपनी का ऐप है, तो आप इमीडिएटली ऑन लाइव एनएवी पे आप बाय कर सकते हो। तो ईज आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्पेशली जो न्यू जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स है, दे आर मोर कंफर्टेबल विद दिस। आई हैव मेट विद फ्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स, उन्होंने बताया कि वी हैव एंजॉयड फ्यू ऑफ द डेज। कैसे? उन्होंने कहा कि आई वाज होल्डिंग द स्टॉक, मतलब आई वाज होल्डिंग द ETF। अभी मेरे को ये समझ में आया कि आज बाजार खराब है। मैंने सुबह जो है, रात में एक खराब खबर आ गई, ठीक है, से फॉर एन एग्जांपल इंटरेस्ट रेट की आ गई, कुछ भी खराब खबर आ गई, तो बोले सुबह सुबह मैंने उसको एग्जिट कर दिया, पता है दिन खराब होने वाला है। अगर मैं म्यूचुअल फंड में करता तो वो डेन की NAV पकड़ता। यहाँ सुबह सुबह मैंने एग्जिट कर दिया। बाय द एंड ऑफ द डे मैं देख रहा हूँ कि आई एम गेटिंग वेरी बिग रिटर्न्स, गुड हैंडसम रिटर्न्स, एंड आई वांट टू होल्ड दिस ETF। तो मैं वहां पे वापस से एंटर भी कर गया। मैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो ETF में इंट्राडे भी करते हैं। नॉट दैट आई एम सजेस्टिंग दैट, बट लोग करते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको मार्केट की और सबकी, तो आप वो यूज कर सकते हो। और जो आपने बोला, अभी लेटली आप देखिए ना, मार्केट सुबह खुलता कुछ और है, दिन में कुछ और होता है, शाम को क्लोज कुछ और होता है। उस दौरान उस वॉलेटिलिटी के अंदर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है और आप ETF में हो, तो आप बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यू माइट गेट अ डिसेंट एंट्री पॉइंट, which in case of mutual fund or in case of that, as you rightly said, day and kind. So we are not recommending at any point of time, but out of the experience of the investors, I have seen कि since the in derivative contracts, indices के sizes बढ़ गए हैं contracts के, futures and options में, तो people have shifted to मतलब broad index जो ETFs हैं, उनके ETFs में shift कर गए हैं to have that benefit. Correct. तो that is also pushing the liquidity into it. हाँ, अभी आप देखिए ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, इवन PMS के अंदर आपको ETF मिल जाएगा। हाँ, lot of PMS are coming, जो ETF based PMS है, ETF based और एक्टिव PMS के अंदर भी कुछ certain percentage they are already holding ETF in the holding because of ease, because of lower expenses and all. तो वही ये सारी चीजें जिसकी वजह से बढ़ रहा है। अभी रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर मैं नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करूँ, तो पैसिव में अराउंड more than 4 करोड़ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी है, और दिस नंबर इज ग्रोइंग। अगर मैं म्यूचुअल फंड AUM की बात करूँ, जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM है, उसका 16 to 17% इज ऑलरेडी पैसिव percentage. It is growing at a very decent pace. 17%, 16% of AUM of mutual fund itself shows that there is some trend. और स्पेशली न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, हर तरीके उनको पसंद आ रहा है, न्यू जनरेशन को पसंद आ रहा है। एक पसंद का कारण ये भी सर, जैसे आपने बीच में कहा था ना, इनोवेशन होने के नाते अलग अलग तरह के ETFs क्रिएट हो रहे हैं, अलग अलग स्मार्ट मतलब स्ट्रैटेजिक ETFs क्रिएट हो रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ETFs हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है which was never available when we are talking about active funds, right? ठीक है, तो people were kind of searching that kind of product कि कोई स्मार्टली जो है निफ्टी में काम करे, बट उसके जो स्ट्रैटेजिक किए 10-15 स्टॉक्स में काम करे, दैट काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्री में, वो ETF फुलफिल कर रहा है, which was never available in the active market। ये ETF में अभी तो बहुत इनोवेशन होगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो हम उस स्टेज में जहां हम इन्वेस्टर को पॉइंट, हाँ, तो अभी अगर ग्लोबल मार्केट से मैं देखता हूँ सर, तो
हम अभी कहाँ मेजर ऐसे एस्पेक्ट्स बचे हैं जिसमें हमारी ग्रोथ की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज अगर हम पैसिव की बात करते हैं? देखिए पैसिव में इंडिया में अच्छी ग्रोथ है, बट वी आर वे बिहाइंड इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड अदर्स, जहाँ पे आज इन्वर्स ईटीएफ, एक्टिव ईटीएफ, लिवरेज ईटीएफ की बातें शुरू हो गई, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में वी आर लिटिल बिहाइंड दैट। अभी हम लोग गोल्ड सिल्वर कर रहे हैं, मे बी गोइंग अहेड वी माइट हैव ऑयल, वी माइट हैव सम अदर कमोडिटी रिलेटेड आल्सो, और हमारे पास एक्टिव साइड में भी ईटीएफ में एक इक्विटी साइड में भी हो सकता है एक्टिव का कल को हमें अप्रूवल मिले, तो गोइंग अहेड यू विल सी मल्टीपल थिंग्स विल कम अप। अभी लेटली पिछले 2 साल में 2-4 कुछ चीजें हम लोगों ने ऐड करी, थैंक्स टू रेगुलेटर वी गॉट लॉट ऑफ अप्रूवल्स आल्सो, एंड उसकी वजह से इंडस्ट्री लेवल पे काफी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, चाहे वो स्मार्ट बीटा हो, चाहे वो डिफरेंट थीम्स हो, चाहे वो इंडिया ईवी हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, या आपका न्यू एज कंजम्पशन जैसी स्टोरीज हैं जो आपको लगता है कि अभी कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है, तो उस बदलते पैटर्न के लिए मुझे स्टॉक्स भी चेंज करने हैं। तो उसके लिए अगर आप ऐसा इंडेक्स क्रिएट करते तो जो सिर्फ उन्हीं कंपनीज में लगाएगा जो न्यू एज जो पैटर्न है इन्वेस्टमेंट वही कंपनीज होंगी। तो उसमें आपका एफएमसीजी फार्मा शायद नहीं होगा, उसमें ऐसी कंपनीज होंगी जो आपकी क्यूएसआर की होंगी, होंगी, ट्रेवल होगा, एविएशन होगा, जहाँ पे आप और हम आज का नया होगा। करेक्ट। तो वो जो कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है, तो उसी तरीके से पोर्टफोलियोज भी चेंज हो रहे हैं। That's how it is changing. So, I'll be coming on as you were discussing on the product ground, तो मेरे की प्रोडक्ट ऑफरिंग्स कैसी हैं, कितनी विविड हैं, और आपने अभी एक बात कही स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स। सर स्मार्ट बीटा, जब भी हम लोग एक्टिव फंड्स की बात करते हैं तो एक वर्ड बड़ा कॉमन होता है, अल्फा कहाँ जनरेट हो रहा है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव्स, तो उसमें बात होती है स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स। तो व्हाट आर स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स, मतलब स्मार्ट बीटा उसमें क्या स्मार्टनेस होती है सर? जी, सो मेरे एसेट की अगर मैं पहले बात करूँ तो मेरे एसेट जैसे मैंने बताया वी आर वेरी bullish on passive, especially ETFs globally. We're managing a ETF business sitting out of 11 countries, और काफी अच्छा मैनेज कर रहे हैं हम लोग। 13th रैंक है हमारा ग्लोबली। इंडिया में हमने 2020 में ETF का बिजनेस शुरू किया। तो हम मेरे जब पैसिव बिजनेस को अप्रोच करता है, वी अप्रोच पैसिव बिजनेस फ्रॉम अ बारबेल स्ट्रेटजी थॉट प्रोसेस। The barbell says that all the broad ways, जितने भी निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप ऐसे जैसे ETF ब्रॉड इंडाइसेस होंगे, वो हम कॉस्ट इफेक्टिव वे में मैनेज करेंगे, जितना कॉस्ट इफेक्टिव वे हम कर सकें, क्योंकि वहां पे आपको कोई इतना माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं, इंडाइसेस आर ऑलरेडी देयर, लॉन्ग रेप्लिकेटेड। बट जहां पे एक तो हो गया ये वाला कॉस्ट वाला पार्ट, लेकिन सेकंड पार्ट विच विल बी मच बिगर फॉर अस विल बी इनोवेशन। We'll keep on innovating, we'll keep on adding products which are unique for Indian market, which are not there in client's portfolio. और as a result, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मेरे पास 29 ETFs है। Okay. Only ETF की अगर मैं बात करूं तो टोटल पैसिव फंड्स आर 51, बट उसमें से ETF 29 है। आउट ऑफ दोस 29 इंडेक्स फंड्स काइंड होते हैं, इंडेक्स फंड ऑफ फंड सब मिला के जो ETF 29 है, उसमें से 15 ETF ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट के लिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। So that's innovative. So that's innovative. That's how innovative we are. We keep on aspiring. We keep on evolving. That और क्या नया कर सकते हैं, और क्या. What investors are thriving for, that should be available in the market. Exactly. Like हमने इंडिया का पहला EV लॉन्च किया. We launched India's EV first ETFs. India EV ETF. Manufacturing ETF. आपके international ETFs भी हैं. International ETFs हैं. We launched in India's first this new age consumption ETF, which I was talking about. So we were trying to innovate, trying to add more and more new ideas. Now coming to smart beta also. Right. Now within smart beta, if I look at the smart beta is not a very old phenomenon. 2020 के अंदर अगर मैं बात करूं तो around hardly there were any product or any AUM, but right now as we speak there are already 99 products हैं smart beta में with an AUM of close to 44,000 crore. Okay. Which is a huge AUM, which was nothing few years back, which was hardly some 100 crores. And right now we are at 44,000 crore. इसमें स्मार्ट बीटा क्या है? स्मार्ट बीटा इज बेसिकली अ स्ट्रेटजी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। आप आफ्टर बीइंग विद इन द पैसिव स्पेस, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट करना, आप कैसे एक अंडरलाइंग ब्रॉडर इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हो, दैट इज हाउ स्मार्ट बीटा इट इज। आई जस्ट एक्सप्लेन मोर हाउ इट हैपेंस। तो स्मार्ट बीटा इज बेसिकली
जो भी नॉट स्मार्ट बेटा, कहीं भी जो आप रिटर्न की बात करते हाँ हैं, जी, रिटर्न में मेजर जो पोर्शन होता है वो होता है आपका स्टॉक सिलेक्शन. राइट, How you select a stock is important. Smart beta is basically a predefined strategy which allows investors या to the मैनेजर्स, manager और dealer कि वो इंडेक्स के अंदर उस ऐसा फॉर्मूला डाला जाएगा कि उस फॉर्मूले के बेसिस पे स्टॉक को पिक किया जाएगा. जैसे इंडियन नहीं, हर तरीके के देखे मार्केट है, मार्केट का डिफरेंट साइकिल्स होते हैं. एकदम, बुल साइकिल, बियर साइकिल, साइडवेज, वोलेटाइल, रिकवरी. तो हर एक मार्केट साइकिल में मार्केट का एक बिहेवियर होता है और उस बिहेवियर के हिसाब से स्टॉक स्टॉक्स सेलेक्टिंग अपना पैटर्न, परफॉर्मेंस होता है, स्टॉक सिलेक्शन का जो पैटर्न है वो चेंज बदलता होता रहता है. तो अगर मैं बढ़ते मार्केट में, जो कि बुल मार्केट है, बढ़ते मार्केट में अगर मैं स्टॉक सिलेक्शन करूंगा तो उन कंपनीज को उठाऊंगा जिनका अल्फा अच्छा है. तो उसके अल्फा स्ट्रेटेजी डज वेरी वेल देयर, मोमेंटम स्ट्रेटेजी डज वेरी वेल. जब गिरता मार्केट होता है वहां पे आपकी क्वालिटी स्ट्रेटेजी डज वेरी क्वालिटी वेल. स्टॉक्स क्वालिटी जो स्टॉक्स होंगे जो होते हैं वो अच्छा जिनका करते ROE हैं. वगैरह बढ़िया Right. होगा, वैसे स्टॉक्स जो है दे शुड बी इन द They should be in पोर्टफोलियो. the portfolio. एग्जैक्टली, तो हर एक साइकिल, जैसे अगर आपका वोलेटाइल मार्केट है तो लो वॉल एज ए स्ट्रेटेजी डज वेल. तो हर एक साइकिल के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो उसके बेसिस पे पोर्टफोलियोज डिजाइन होते हैं. जैसे कि आपको पता है पैसिव फंड में कोई भी एक्टिव कॉल ली नहीं जाती है. जो प्रोडक्ट हम पैसिव में लॉन्च करेंगे पहले उसका इंडेक्स होना जरूरी होता है. तो इंडेक्स कौन करता है मैनेज? इंडेक्स इज बीइंग मैनेज्ड बाय इंडेक्स प्रोवाइडर्स व्हिच इज एनएससी, बीएससी, एमएससीआई एंड ऑल. सो वो इंडेक्स पहले बनता है, उसको फिर कंटिन्यूअसली मैनेज किया जाता है, रीवैल किया जाता है ऑन रेगुलर इंटरवल्स, उसके बेसिस पे एएमसी उसको रेप्लिकेट करता है. तो स्मार्ट बीटा इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी कीपिंग इन मार्केट साइकिल्स, जहां पे आपको हर साइकिल के अंदर आपको एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से शिफ्ट करना है थोड़ा बहुत, सो दैट आपको इम्पैक्ट जो है मार्केट के उस पूरे सिनेरियो का मिनिमल आएगा. गिरते मार्केट, बढ़ते मार्केट में योर इम्पैक्ट विल इंक्रीज. दिस इज एग्जैक्टली स्मार्ट बीटा. स्मार्ट बीटा, आप कैसे उसको एक्टिवली डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियोज आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं. यस यस. एंड दैट इज द ब्यूटी व्हिच anybody can get from ETF space. ETF space, fund of fund space, जो Passive space. passive space, Passive right? space. पैसिव में आपको वो सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. बिकॉज देखिए, अगर आप एक्टिव साइड की पोर्टफोलियोज भी देखने जाओगे ना, हाँ जी, उनमें भी ये स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजीज होती हैं. फैक्टर्स, इसको हम लोग फैक्टर इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं. तो ये फैक्टर वहां भी होते हैं. अगर आपने बहुत बार नोट किया होगा, कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो गिरते मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ फंड मैनेजर ऐसे होते हैं जो बढ़ते मार्केट में बहुत अच्छा वैल्यू करते हैं, फंड्स वाले जो है, क्योंकि उनका स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड्स अपॉन दैट फैक्टर. तो वही चीज, बट वो फैक्टर्स कई बार ऐसा भी देखा गया कि वो फैक्टर्स विद टाइम बदल जाते हैं. फंड मैनेजर बदल गया या एयूएम चेंज हो गया तो फैक्टर्स बदल गए, बिकॉज फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव अंडरलाइंग बेंचमार्क को बीट करना. उसके लिए दे आर लायबल टू चेंज द स्ट्रेटजीज. बट यहाँ पे अगर मैं वही चीज आपको प्री रिटर्न दूं राइट में कि ये पोर्टफोलियो रहेगा, ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, कंडीशंस उसके हिसाब से प्रीडिफाइंड है, पोर्टफोलियो बनेगा. दैट इज वेट इन्वेस्टर लाइकिंग इट, क्योंकि उनको सारा आइडिया जो है क्लैरिटी है, सब पता है. यू आर नॉट रिलाइंग ऑन समवन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग. यस. क्या हो रहा है, फॉलोइंग द सेटअप, सिस्टम को Correct. फॉलो करना है एंड आई एम हैप्पी टू फॉलो द सेटअप. करेक्ट. सर, एक बहुत बड़ा फैक्टर और है जो लोगों को पसंद आता है, जैसे आपने बताया, कॉस्ट हैज ऑलवेज बीन अ रीजन फॉर इट. इन कंपैरिजन टू एक्टिवली मैनेज फंड्स, पैसिव फंड्स का कॉस्ट जो है बहुत मिनिमल होता है. हाउ मेरे इज स्टैंडिंग एट द कॉस्ट पार्ट अगर मैं पैसिव फंड्स की बात करूंगा अक्रॉस द इंडस्ट्री? क्योंकि मेरे एसेट के पैसिव फंड्स आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव in the market. We manage Nifty 50 ETF at 5 basis point. We manage, Nifty 50 ETF as 4 basis point. Nifty Next 50 ETF at 5 basis point. Midcap ETF at 5 basis point. Sensex at 5 basis. So we manage products जो broad base हैं वो as low cost as we can. और as a result, my costing of all my ETFs, especially the broad base, are way lower than the market. द पीयर ग्रुप. तो हम लोग वहां पे काफी एफिशिएंट है, कॉम्पिटिटिव है. मेरा ऑब्जेक्टिव भी वही है कि अगर आप एक्टिव से पैसिव आते हो और कॉस्ट आपके माइंड में है, तो देन वी शुड प्रोवाइड अ प्रोडक्ट व्हिच इज द कॉस्ट इफेक्टिव इन द मार्केट. तो दैट्स व्हाट वी डू. दूसरा चैलेंज क्या आता है, इसके अलावा जो इनोवेशन वाले प्रोडक्ट है वहां भी हम लोग कोशिश करते हैं, बिकॉज इंडेक्स नए बनते हैं, थोड़ा कॉस्ट हायर साइड में होता है, बट वहां भी हम लोग कोशिश करते हैं कि और कितना मिनिमल कॉस्ट रख सकें सो दैट क्लाइंट के लिए वो अफोर्डेबल हो जाए. तो उसी गैप में हम लोग उसको रन करते हैं. एक चैलेंज आता है जो आई थिंक सबको, आई थिंक मैं वुड लाइक टू हाईलाइट, जब आप ETF में ट्रेड करते हैं तो एक लिक्विडिटी करके कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न कि मैं इन्वेस्टर खरीदने जा रहा है तो उसको सेलर नहीं मिलता, और बेचने जा रहा है तो बायर नहीं मिलता एट अ राइट प्राइस. उस चीज को मैनेज करने के लिए
लिक्विडिटी को मैनेज करता है मार्केट मेकर, जो रेगुलेटर के द्वारा क्लियरली डिफाइंड है कि हर एएमसी को मिनिमम दो मार्केट मेकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे हर ईटीएफ के लिए। मार्केट मेकर का जॉब होता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना जो इन्वेस्टर या निवेशक ढूंढ रहा होता है at any point of time and at every day. एवरी डे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। वो कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारी ईटीएफ्स में वो लिक्विडिटी कई बार मिसिंग होती है Right. जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, या स्प्रेड बहुत बड़ा होता है। स्प्रेड बहुत होता है, तो वो मार्केट मेकर अपना स्प्रेड इंक्रीज कर देता है। मेरे एसेट वहां पे बहुत एग्रेसिव और बहुत ही यू कैन से वी आर वे अहेड देन द मार्केट। वी आर probably the one or maybe among few where the market maker is my own sister concern, which is mere asset capital That market. is a very plus point for you. Correct. So that is a very way, plus point for you. we understand that investor को liquidity at right price हमेशा मिलनी चाहिए। जब गिरते मार्केट में अगर इन्वेस्टर को right price नहीं मिला, then the purpose of having ETF, low cost and all, it defeated. Right. So we wanted to continue that, and because of which we have managed our market making efficiencies well, and we are continuously trying, aspiring to become the So AMC with specifically- maximum liquidity in the market. So basically, sir, as an AMC, as a new product infuse करना मार्केट में, क्या क्या challenges face होते हैं when we are talking about ETFs और passive? ये सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है कि इन्वेस्टर को ये समझाना कि पैसिव या ईटीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है। बिकॉज ट्रेडिशनली इंडिया में इन्वेस्टर्स, अभी भी हम म्यूचुअल फंड भी समझा ही रहे हैं लोगों को, अभी भी नहीं है कि दैट सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस दौर में जाके किसी को ईटीएफ समझाना थोड़ा सा कई बार इन्वेस्टर टाइम लेता है। थैंक्स टू डीमेट ग्रोथ, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत सारे जो डीमेट इन्वेस्टर्स हैं वो दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड ट्रेडिंग It was easy for them to opt for this product. फॉर दिस प्रोडक्ट। लेकिन तो ईटीएफ एक्सप्लेन करना, एंड देन बियॉन्ड ईटीएफ फिर आप इन्वेस्टर्स को ये एक्सप्लेन करो कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं, और कौन सा प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो को फिट बैठता है। बट विद टाइम आई थिंक आई मस्ट से देयर आर मेनी लाइक प्रोग्राम्स लाइक दिस। आई थिंक ये प्रोग्राम काफी हेल्प करते Awareness हैं programs, इन्वेस्टर को educational अंडरस्टैंड कि ये चीजें कैसे होनी चाहिए। चैलेंजेस तो हर चीज में है, बट आई वुड से अब धीरे धीरे Solutions कैसे निकल रहे हैं? सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी सॉल्यूशन समझ आ रहे हैं, एंड दे आर एडिंग इनटू द। On my personal note, sir, मैं भी ETFs को एक्सप्लोर करता हूँ, कभी कभार देखता समझता पढ़ता रहता हूँ। कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से दे आर श्योरली थ्राइविंग फॉर इट, ऐसा मेरा मानना है कि शायद मैं इन्वेस्टर्स की आवाज आप तक पहुंचाने में। सो सर, हम अब समझते हैं आपसे कुछ चैलेंजेस के बारे में, और चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर देखिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से जो चैलेंज आता है, दैट इज ऑलवेज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हैज ऑलवेज बीन अ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू ETF। सर, स्टॉक्स में भी क्लाइंट की काफी चैलेंजेस होते हैं, कई इलिक्विड स्टॉक्स को क्लाइंट्स अवॉइड करते हैं। तो सिमिलरली व्हेन वी आर लुकिंग एट द माइंड फ्रेम ऑफ द इन्वेस्टर्स, तो वो ऐसे ETFs को भी अवॉइड करना चाहते हैं जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, या लिक्विडिटी एट द टाइम ऑफ एंट्री एग्जिट नहीं मिल रही होती है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट, या व्हाट्स इंडस्ट्रीज टेक ओवर इट? देखिए, जहां तक स्टॉक की बात है, स्टॉक का लिक्विडिटी इज मेनली, अगर मैं एसएमईज को छोड़ दूं, तो नॉर्मल स्टॉक्स का लिक्विडिटी इज मेनली ऑन डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो बट लाइक एसएमईज, ईटीएफ के अंदर एक मार्केट मेकर का कंसेप्ट होता है। द मार्केट मेकर जॉब इज टू प्रोवाइड दैट लिक्विडिटी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। आज के कुछ साल पहले ये लिक्विडिटी का चैलेंज थोड़ा और बड़ा था, आई एग्री, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ ETFs बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग, इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन, that liquidity challenge is somewhere getting addressed, not completely addressed, but धीरे धीरे एड्रेस हो रहा है। रेगुलेटर ने अभी कुछ महीने, आई थिंक couple of months back, I think more than a year back, they came out with a regulation which said that if any investor जो 25 करोड़ से नीचे का ट्रेड करेगा, उसको एक्सचेंज पे करना पड़ेगा। पहले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हुआ करते थे, वो अपना बास्केट साइज में एएमसी के पास डायरेक्ट बाय करते थे, तो एक्सचेंज पे वॉल्यूम आता ही नहीं था। अब बिकॉज वो रूल की वजह से काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फैमिली ऑफिसर आर फोर्स्ड टू इन्वेस्ट थ्रू द मार्केट, तो उसकी वजह से वो लिक्विडिटी थोड़ा बढ़ा है, राइट। जहां तक मार्केट मेकर का सवाल है, मार्केट मेकर एक थर्ड पार्टी होता है
जैसे ऑल द ब्रोकिंग फर्म्स एंड ऑल, उनका जॉब होता है टू गेट द यूनिट्स फ्रॉम एएमसी एंड प्रोवाइड इट टू रिटेल इन्वेस्टर ऑन एक्सचेंज. दैट मार्केट मेकर सिंस इट्स अ थर्ड पार्टी, तो आफ्टर सर्टेन लेवल वी हैव सीन दैट समटाइम्स वो कंट्रोल नहीं होता है. जनरली ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा मतलब हे वायर है, गिर रहा है या बढ़ रहा है, उस दौरान मार्केट मेकर्स को देखा है या तो वो एग्जिट कर जाते हैं या बैकस्टेप ले लेते हैं या फिर स्प्रेड स्लाइटली इंक्रीज कर देते हैं, तो इन्वेस्टर को राइट प्राइस नहीं मिलता. ऐसा काफी बार देखा गया है. लेकिन अभी लेटली वो चीजें इंप्रूव हो रही है, जैसे डाउन होती जा रही है सर, डाउन हो रही है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे केस में जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्वेस्टर को लिक्विडिटी मिलनी चाहिए और राइट प्राइस पे मिलनी चाहिए. तो स्पेशली जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, उन दिनों पे हम लोग और कॉन्शियस हो जाते हैं टू मेक श्योर कि लिक्विडिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट एट अ राइट प्राइस. वी ट्राई टू मेंटेन दैट प्राइस शुड बी ऑलमोस्ट इन लाइन. And my market maker who's managing all the funds for me, he is also very clear of that thought कि हमें liquidity पे focus करना है. And I would tell you when these liquidity volatile days came in, especially COVID या जब भी market बहुत ज़्यादा volatile होता है, most of my ETF were dealing with that scenario, and उनका जो price था, liquidity था, was very well managed. And मे बी और भी होगा स्क्रीन एक्सचेंज में. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आई एम द ओनली, बट आई एम सेइंग वी आर वेरी कमिटेड टू दैट कि लिक्विडिटी एक ऐसी चीज है जो इन्वेस्टर के लिए पहली चीज है, वो इंपॉर्टेंट है. थंब रूल है, वो होना चाहिए. वो नहीं होगा तो इन्वेस्टर विल नॉट कम. तो वो हम लोग कोशिश करें. आई एम श्योर विद कमिंग टाइम एंड विद मोर न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन, you will see this problem. The liquidity would be increasing into the industry. I would suggest one thing here through this platform to every investor कि जब भी आप ETF में ट्रेड करें, हाँ जी, आप हमेशा लिमिट ऑर्डर डालें. Okay. कभी भी मार्केट ऑर्डर ना डालें. लिमिट ऑर्डर डालने के लिए उसकी प्राइस अगर आपको जाननी है तो आप हर एएमसी की वेबसाइट पर जाके जिस भी एएमसी का ETF खरीद रहे हैं उसका आईनेव आप देखिए. आईनेव आपको एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आपको एएमसी की इंडिविजुअल एएमसी की वेबसाइट पे मिलेगा. उस आईनेव के आसपास का उसके ऊपर कुछ कॉस्ट लगता है, उसके आसपास का जो प्राइस मिलता है वो आप कैलकुलेट करके वो प्राइस आप लिमिट ऑर्डर में डालिए. इफ यू पुट इनटू लिमिट ऑर्डर, चांसेस ऑफ यू गेटिंग रॉन्ग प्राइस इज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केट इन्वेस्टर को नॉट आज, हमेशा जब भी आप ETF में करें हमेशा लिमिट ऑर्डर डाल के ट्रेड करें. एंड फॉर द आइडियल प्राइजेस आप एनएससी को या एएमसी वेबसाइट्स को फॉलो कर लीजिए फॉर द करेक्ट आईनेव और उसके रेंज में लगाएं ऑर्डर्स. दैट वुड बी द करेक्ट वे टू गेट द ऑर्डर्स completed, executed. Because INAV के ऊपर क्या थोड़ा कॉस्ट लगता है, जैसे STT स्टैम्प ड्यूटी जो एक नॉर्मल वो क्रिएशन में क्रिएशन की कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो एक फिक्स अमाउंट होता है वो आप उस पे ऐड कर लीजिए एंड उसके आसपास का जो प्राइस मिलता है उस पे आप लिमिट ऑर्डर डाल के यू कैन बाय इट फॉर. दैट वुड बी द करेक्ट प्राइस. यस सर, आज के दिन में अगर मैं आईनेव की जैसे आपने बात की, तो आईनेव की इंफॉर्मेशन जैसे एनएससी पे अवेलेबल है या एएमसी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो जो इन्वेस्टर के हाथ में आज के दिन में एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, इन सब में भी आईनेव्स अवेलेबल होती हैं क्या? क्योंकि दैट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देम. नहीं, आई थिंक आई डाउट वो होती होगी क्योंकि अभी मे बी आने वाले टाइम में हो जाए, बस आज की डेट में नहीं है. बिकॉज वो आईनेव जो होता है वो रियल टाइम होती है एंड मोस्ट ऑफ द एएमसीज वेबसाइट 5 to 10 सेकंड में आईनेव रिफ्रेश होती है. सो दैट जैसे अंडरलाइंग मार्केट चेंज हो रहा है, स्टॉक प्राइसेस चेंज हो रही है. एनएससी डेटा फीड्स में भी नहीं आती. एनएससी नहीं आती, बट एनएससी की वेबसाइट पे जो आईनेव होता है वो उतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता है. इट हैज अ लैग ऑफ 1 मिनट का डिले. लेकिन आपको रियल टाइम देखना है तो एएमसी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो. आज की डेट में आई डाउट कि किसी ऐप पे आईनेव अभी होगा, बट बाकी चीजें आनी शुरू हुई. कुछ टाइम पहले तक तो ETF आते ही नहीं थे. एटलीस्ट अभी ETF आने शुरू हुए, उनके रिटर्न्स आने शुरू हुए, धीरे धीरे करके मे बी सब परफॉर्मेंस भी दिख रही है लोगों को ETFs की एप्लीकेशंस में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू द मेन सोर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ETFs टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड की जो उनके प्लानिंग के हिसाब से फिट करता है. तो परफॉर्मेंस भी जो है आज के दिन में एप्लीकेशंस पे देखिए. जनरली क्या होता है, आपको इन्वेस्टर को 2-3 चीजें देखनी चाहिए कि यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में बोला था ट्रैकिंग एरर देखना है. अगर आपको ETF का रियल टाइम परफॉर्मेंस देखना है तो आप अंडरलाइंग इंडेक्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं. दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो ट्रैकिंग एरर होता है अगर मैं उसको एनालाइज कर दूं. लेकिन वही अगर मैं डिफरेंस रोज देखूं डेली बेसिस पे, दैट कॉल्ड ट्रैकिंग डिफरेंस. सो ट्रैकिंग डिफरेंस आपको रोज का डिफरेंस दिखाता है कि आज के दिन इंडेक्स कैसे चला और ये इस पे बेस्ड ETF कैसे चला, आज के दिन का गैप क्या था, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग डिफरेंस. उसी को आप एनालाइज कर दोगे, दैट विल बिकम ट्रैकिंग एरर. सो वो आपको कहीं ना कहीं आइडिया
मिल जाता है तो बिकॉज ETF विल नॉट अंडर परफॉर्म आउट परफॉर्म मच, सो अगर आपको इंडेक्स का रिटर्न भी मिल जाता है तो यू कैन गेस कि इसके आसपास ही रिटर्न रहा होगा, तो वो रिटर्न भी आपको इंडेक्स देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी आजकल एएमसी की वेबसाइट पे भी और काफी थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ पे आपको पैसिव का डेटा मिल जाता है। So now coming on the other aspect of ETFs, पैसिव में precisely in ETFs काफी इन्वेस्टर्स की एक डिमांड रही है कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर सेफर रिटर्न्स, सो आई एम लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ ETFs जो जैसे एक्टिव में हाइब्रिड फंड्स होते हैं या प्योर डेट ओरिएंटेड होते हैं, तो वैसे ETFs नहीं अवेलेबल है विच शुड बी हैविंग T-bills, SDLs, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह से या डिबेंचर्स वगैरह का कॉम्बिनेशन से बना हो, बॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हो, तो पीपल आर थ्राइविंग फॉर डेट ETFs। या सो आई थिंक डेट ETF में कुछ टाइम पहले तक चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट रेप्लिकेशन, बट नाउ स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स आर कमिंग अप द कर्व, और आई थिंक अभी आप देखेंगे तो कुछ ETF भारत बॉन्ड ETF लॉन्च हुए हैं, भारत बॉन्ड है, GSEC में कुछ ETFs हैं, बट जनरली अभी भी बहुत सारे जो डेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं पैसे में वो इंडेक्स रूट से ही ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी भी एएमसी उतना ETF पे उसको नहीं कर रही, बट हाँ पैसिव में इंडेक्स फंड्स आर काइंड ऑफ पॉपुलर फॉर investing through passive for into debt, so that is growing, but I think as I said with time at time goes by, I think आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ये जो अभी मिसिंग लेग जो है, जैसे आपने बोला डेट है, इन्वर्स है या एक्टिव है, वो मुझे लगता है विद कमिंग ईयर्स दैट शुड बी। सो मिस्टर जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस हैं विद द टाइम इंडस्ट्री में वो सारे चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जा रहा है, उनको कर्व डाउन किया जा रहा है कि वो चैलेंजेस ना रहें और वो सुविधाओं में कन्वर्ट होते जाए, तो आने वाले समय में सर हम पैसिव का भविष्य कैसा देख रहे हैं? इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से सर लोग कर रहे हैं, पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, बट उनके पोर्शन का बहुत, उनके पूरे कॉर्पस का बहुत कम पोर्शन एलोकेट होता है, अगर कुछ लोग करते हैं तो भी। कुछ लोगों के सर ऐसी क्वेरीज भी हैं, शुड पैसिव बी माय ओनली पोर्टफोलियो, क्या मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ पैसिव होना चाहिए? इज दैट करेक्ट? या सो देखिए सर, जैसे रेगुलेटर इज ऑल्सो वेरी कीन ऑन प्रमोटिंग पैसिव्स, and we have understood, I think now regulator also, and I'm sure regulator तो already pushing it, investor also have understood it that passive is something जो आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए। पैसिव को यूज करने के दो तरीके, या तो उसको आप एज ए कोर स्ट्रेटेजी यूज करो या एक टेक्टिकल स्ट्रेटेजी यूज करो। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कोर स्ट्रेटेजी मतलब जो भी अपना मेजर जो इन्वेस्टमेंट है लाइक लार्ज कैप मिड कैप जो वाला जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट वो पैसिव के थ्रू करते हैं, बाकी जो टेक्टिकल कॉल अगर लेने होता है, कोई स्ट्रेटेजी कॉल लेने, वो एक्टिव के थ्रू करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स उल्टा करते हैं, जो एक्टिव जो कोर है वो म्यूचुअल फंड में रखते हैं, और जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं या जो नई थीम्स हैं वो पैसिव के थ्रू करते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन क्लाइंट्स रिस्क एपेटाइट, क्लाइंट्स प्रोफाइलिंग एंड ऑल दैट, वो आई थिंक आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो एक रहेगा। तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। जहां तक फ्यूचर की बात है, because now new regulations are coming up, AMCs are also gearing up कि हम और पैसिव में और क्या कर सकते हैं, मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से I can foresee 2-3 things. A, number of investors going to increase from here. B, more and more innovative ideas will come up, or those ideas will give strength to the portfolios. और C, जो छोटे मोटे जो teething issues हैं, liquidity issues हैं, जो भी those will be taken care with in coming time period. So that all things put together, I feel that this is also going to stay, and this will be active plus passive, which will always be there in a client's portfolio. And it should be like active plus passive, not either active or passive. No, it should be active. If somebody says that should I go 100% passive? Yes. It's his call. I won't say that it's right or wrong, because again, that it depends upon query which arises out of it depends upon client's appetite, client's risk, client's उसका गोल क्या है, उसको किस तरीके का रिटर्न चाहिए या क्या उसका थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बिकॉज पैसिव इज अगेन इट्स अ लो कॉस्ट मैनेज्ड बाय द सेम मैनेजर, सेम एएमसी, सो इट्स नॉट दैट इट्स नॉट रेगुलेटेड, सो वो कोई चैलेंज नहीं। बट keeping risk appetite or everything in mind, I think balance will always be a good strategy.
It should have a balance An of ideal active. portfolio should have both of them. Should have both of them. I think should have both of them. I would say ideally it should be around 25 to 30% can be in passive at this time, and rest you can keep in active. If a client is more tilted towards or more convinced with passive, he can have 50-50 also, 50-60 also, whatever it keeps. But ideally is 25 to 30% should be there in client's portfolio in passives, because of there are many new products which are coming up. And passive देखिए दो चीजें हेल्प करते हैं. हाँ जी. आपका पोर्टफोलियो का कॉस्ट को नीचे लेके आता है, राइट. और अगर आपने सही प्रोडक्ट सही टाइम पे सही थीम या कोई फैक्टर लिया हुआ है तो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को भी बढ़ाता है. तो कॉस्ट को नीचे करता है और ओवरऑल रिटर्न बढ़ता है. डबल कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो का जो मैं शुरू में जो मैंने बोला था कि मूविंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट रिटर्न, अभी इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो रिटर्न पे जाना चाहिए, तो उस पोर्टफोलियो रिटर्न की जर्नी strategy को बहुत हेल्प करता है. बहुत हेल्प करता है जी. तो उस तरीके से ये इट शुड को उस तरीके से पैसे को अप्रोच करना चाहिए. सो सर, आपसे बहुत कुछ समझे हम लोग सर. आज के इस एपिसोड के बाद सर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट आर पैसिव्स. पैसिव्स में सिर्फ ईटीएफ्स नहीं है, फंड ऑफ फंड्स, इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स, एवरीथिंग, ये सब जो है पैसिव का ही यूनिवर्स का पार्ट है. एंड कैसे कैसे पैसिव इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इन्वेस्टर्स का रुझान कैसे बढ़ रहा है, लिक्विडिटी और पुराने जो चैलेंजेस हैं कैसे वो मिटिगेट होते जा रहे हैं. राइट. ग्लोबली हम कैसे कॉम्पीट करते जा रहे हैं जी. ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए. तो हमारे व्यूअर्स को आज बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने मिला. ये जो नया इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट है जो मतलब जिसे कहते हैं सर हिंदी भाषा में ना पैर पखारना, तो धीरे धीरे सर ये जो है पैर पखार रहा है अपना इंडस्ट्री में, तो उस रूप में ये प्रोडक्ट विद द टाइम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा. सो उमेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, and it has been a very fruitful discussion with you over ETFs and passive. Thank you so much. लास्टली में मैं बस एक ही बात कहूंगा इन्वेस्टर को कि चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दो चीजें ध्यान में रखिए. ऑलवेज मार्केट में बने रहिए. बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बने रहने के लिए आपको एक्टिव पैसिव दोनों में से यू कैन चूज. आइडियल रूट विल बी मिक्स ऑफ देम डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइलिंग, योर गोल्स, बट stay invested in a right product and keep on rebalancing your portfolio whenever you feel there is a requirement or you have achieved a specific goal. आपने achieve कर लिया, you heading from goal 1 to goal 2. accordingly अगर आपको portfolio अपना change करना है तो आपको उसमें rebalance कर जाना नहीं चाहिए. You should rebalance. Thank you so much. Thank you so much Umesh sir. Thank you so much everyone for watching this podcast. मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.